इसे सवाल पूछना कहते हैं। और हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आजकल देश में जो सवाल पूछता है उसे हंगामा करना कहते हैं या देशद्रोही कहते हैं या पाकिस्तानी कहते हैं, जो वर्तमान समय में गलत चल रहा है। और ये जो बजट है टोटल इसके बारे में झूठ बोला जा रहा है। जैसा कि अभी आपने बोला, मैंने भी बजट के बारे में पढ़ा कि बगरौदा को इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप किया जाएगा। मैं स्वयं बगरौदा देख चुका हूं, वहां स्वयं मैं 200 के आसपास फैक्ट्रियां देख चुका हूं। आयशर का वहां बहुत बड़ा प्लांट मैं स्वयं देख चुका हूं जिसका प्रोडक्शन चल रहा है। कमलनाथ सरकार के समय बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो चुका है, 200-250 ऑलरेडी वहां फैक्ट्रियां हैं और ये कह रहे हैं कि हम बगरौदा को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। ये सबसे बड़ा इनका झूठ यहाँ निकल आया। ये कह रहे हैं 13,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। 13,000 से ज्यादा ऑलरेडी शिक्षक चयनित हो चुके हैं, उनको आप अपॉइंटमेंट लेटर दे चुके हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग आप नहीं करा रहे हैं। कल महिला दिवस के अवसर पर महिला शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी के भोपाल कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। तो ये रोजगार देने की घोषणाएं भी आपकी झूठी साबित हो रही हैं। और इस बजट में ऐसा कौन सा प्रावधान है जो पिछले बजट में नहीं था? पिछले बजट में भी शिक्षा की बात की गई थी, पिछले बजट में भी रोजगार की थी, पिछले बजट में भी स्वास्थ्य की थी, पिछले बजट में भी वो सारी बातें थी लगभग जो इस बजट में है। लेकिन जनता को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। 5.5 लाख लोग इस साल और बेरोजगार बढ़ चुके। जो ऑलरेडी 30-35 लाख थे वो आज 40 लाख के आसपास बेरोजगार यहाँ बढ़ चुके हैं। आप कह रहे हैं कि हम रोजगार के लिए उद्योगपतियों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, तो ये तो आप 18 साल से कर रहे हैं। उद्योगपति भी जान चुके हैं कि ये मुख्यमंत्री घोषणावीर है, तो वो भी घोषणा कर जाते हैं। बोलिए शिवराज जी, कितने की घोषणा करना है? 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ की वो कर जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। बताइए, पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में कोई आता है रोजगार के लिए? पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में कोई शिक्षा के लिए आता है? पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के लिए कोई स्वास्थ्य के लिए आता है? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदतर, शिक्षा व्यवस्था बदतर, उद्योग व्यवस्था बदतर, रोड व्यवस्था बदतर, हर चीज में मध्य प्रदेश फिसड्डी हो रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग मध्य प्रदेश नहीं आते हैं। कोरोना काल में आप देख चुके हैं कि मजदूर मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जा रहे थे, बाहर से मध्य प्रदेश आ रहे थे। तो ये सारी कहानी जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये रटे हुए तोते की तरह है। जो पूरा पैसा जो भी है 2,80,000 करोड़, ये जाता कहाँ है? हम और आप देख चुके हैं। महिला बाल विकास में ये कह रहे हैं बच्चों की बात पहले से डिपार्टमेंट है, सीधा सा अधिकारी महिला बाल विकास का 33 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। वो पैसा कहाँ जाता है? मंत्री के पास और भाजपा कार्यालय के पास। कुआं खोदने के लिए पैसा आता है 2.5 करोड़ खंडवा में, वो पैसा कहाँ जाता है? अधिकारी के अकाउंट में। शौचालय का पैसा जो भाजपा ही सरपंच है उनके अकाउंट में चला जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। तो पैसा सीधा भ्रष्टाचार के माध्यम से अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो गई है, सरपंचों की इतनी हिम्मत हो गई है कि सरकार का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको प्रमोशन होता है। बजट हर साल आता है और आगे भी आएंगे। पिछले बजट में क्या हुआ और उसके परिणाम क्या हुए, हमें इस पर बात करनी चाहिए। इनको शर्म नहीं आती है? कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। अरे 28% जीएसटी कर रखा है, और क्या 100% करोगे? हमारे कांग्रेस के सरकार में 10-12% था, आपने 28% कर दिया। कांग्रेस के सरकार में डीजल पेट्रोल पर एक्साइज 3-4-5% था, आपने 33 से लेकर 40% कर दिया। और कितना टैक्स बढ़ाएंगे? और फिर कहते हैं हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। अरे आपने टैक्स 10 गुना पहले ही कर चुका है, आपको टैक्स कम करना चाहिए। टैक्स के कारण ही तो जनता मर रही है। ये 2,80,000 करोड़ कहां से आ रहा है? ये जनता का खून चूसा जा रहा है, उसी से तो 2,80,000 करोड़ आ रहा है। कौन सी भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट्री चल रही है? आप किस चीज में टैक्स नहीं रहे? रजिस्ट्री खर्चा कांग्रेस के समय पे 6-8% आता था प्रॉपर्टी का, आज 12.5% प्लस जीएसटी। राम पंडित जी, बहुत हमारे पास अभी समय है, हमारे पास समय है, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि विपक्ष की जो पैनी नजर होनी चाहिए कि हर बात को लेकर, हर जो प्रावधान किया गया उसको लेकर अगर विपक्ष की पैनी नजर नहीं होगी, किसानों को इससे फायदा मिल पाएगा। 700 किसान दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में उनको श्रद्धांजलि दी गई थी, लोकसभा राज्यसभा में भी श्रद्धांजलि दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक और एक सांसद खड़ा नहीं हुआ। किसानों
उसको मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। जो पार्टी किसानों के सम्मान में श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकती है, जबकि हमारी संस्कृति सभ्यता ये कहती है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद किसानों को 2 मिनट की श्रद्धांजलि देने के लिए विधानसभा और लोकसभा में नहीं खड़े हुए, तो ये बताता है कि ये किसानों के कितने हितैषी हैं। हमने किसान कर्ज माफी की, जब किसान कर्ज माफी की हमने सूची बनाई तो 3000 करोड़ का घोटाला पाया गया। 3000 करोड़ रुपया जिन बैंकों की अभी तिवारी जी बात कर रहे थे, उन बैंकों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के नाम पर लोन ले लिया। 3000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इन बैंकों का खा गए, इस कारण इन बैंकों का नुकसान हुआ। और किसान कर्ज माफी जब कांग्रेस ने की, पहले तो तिवारी जी और कोई ये स्वीकार नहीं करता था, लेकिन विधानसभा में जब सवाल पूछा गया तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ा कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। यदि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया तो आगे आने वाली सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि उस योजना को आगे बढ़ाया जाए। तो बचे हुए किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? आप तो अपने आप को स्वयं किसान विरोधी साबित कर रहे हैं। बिजली बिल अभी तिवारी जी कह रहे थे आधा किया, कितना झूठ बोलते हैं। बिजली बिल किसानों का आधा कमलनाथ सरकार ने किया था। इन्होंने तो क्या किया है, किसानों पर टैक्स लगा दिया। कांग्रेस सरकारों ने किसान की उपज को टैक्स फ्री रखा था। कांग्रेस सरकार ने खेती में, किसानी में जो कृषि उपकरण काम आते थे उनको टैक्स फ्री रखा था। खाद, बीज, हर चीज को टैक्स फ्री रखा था। इन्होंने हर चीज पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, चाहे ट्रैक्टर हो या खेती के अन्य सामान हो। इन्होंने हर चीज पर 12%, 18%, 28% टैक्स लगाना किसानों पर भी इन्होंने शुरू कर दिया है। खाद के लिए अभी आपने देखा था, किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। आपके चैनल पर भी मैं डिबेट कर चुका था कि लाखों किसान मध्य प्रदेश के खाद नहीं मिलने के कारण उनकी फसल चौपट हो गई, उनको दोबारा बीज डालना पड़ा, उनको दोबारा सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, उनकी लागत डबल हो गई। इन्होंने क्या कहा था, किसान की आय डबल करेंगे। आय डबल नहीं हुई, किसानों की आत्महत्याएं डबल हुई हैं। आप देख लीजिए, चाहे किसान हो या मध्य प्रदेश का आम आदमी हो, महंगाई से कौन नहीं जूझ रहा है, बेरोजगारी से कौन नहीं जूझ रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने किसानों का फायदा किया। 6000 रुपए शर्म नहीं आती है? 60,000 रुपए आपने किसान का डीजल का खर्चा बढ़ा दिया। हर गांव में खेती आजकल ट्रैक्टर से होती है, डीजल से होती है। जो उसका डीजल का खर्चा आता था, आज वो डीजल का खर्चा उसका 10 गुना आ रहा है। बिजली का खर्चा आ रहा है, खाद का खर्चा आ रहा है। आप 6000 रुपए उसके अकाउंट में डाल रहे हो और 60,000, लाख, 2 लाख रुपए का उसको नुकसान पहुंचा जा रहे हो। आपको शर्म नहीं आती है? मुर्गे को दाना डाल रहे हो और उसके पंख निकाल रहे हो और मुर्गे की गर्दन काट रहे हो और फिर कहते हो कि हमने किसानों का फायदा किया। यदि किसानों का फायदा होता तो किसानों की हालत सुधरती। किसान हर दिन आत्महत्या नहीं करते। मध्य प्रदेश आज आत्महत्या में, किसान आत्महत्या हो या नौजवान आत्महत्या हो, नंबर 1 क्यों है? चाहे बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश हर प्रदेश से क्यों पिछड़ता जा रहा है? और ये क्या कह रहे थे अभी कि कोरोना काल में कमाई नहीं हुई। 2,40,000 करोड़ पिछले बार का बजट था, इस बार 2,80,000 करोड़ कैसे हो गया? कहां से आया आपके पास ये 40,000 करोड़? जब जनता के काम धंधे बंद है तो आप जनता का खून क्यों चूस रहे हैं? और उसके पहले भी 10-20,000 करोड़ आपने बजट में बढ़ाया था। आप जनता का खून चूसकर आप टैक्स बढ़ा रहे हैं और फिर कहते हैं कि कोरोना काल के कारण प्रभावित हो रहे हैं। हर साल बजट की राशि बढ़ रही है और आप कहते हो कि कोरोना काल में काम धंधे प्रभावित हो गए। जनता के काम धंधे प्रभावित हो गए, रोजगार छिन गया, लेकिन आपके बजट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ये साबित करता है कि आप जनता का खून चूस रहे हो और ये जनता का रामपाटी जी, अगर इतनी सारी बात को मैं, अगर आपकी बात को मैं एक लाइन में बोलूं तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो राज्य सरकार है वो किसानों की जेब में 1 रुपए डाल रही है लेकिन दूसरी जेब से वो 2 रुपए निकाल रही है। मैं पूरी इस लाइन को एक लाइन में कह सकता हूं। जी, मैं वापस आएंगे, इसको हम चर्चा को और कंटिन्यू करेंगे। ये तो कमलनाथ सरकार ने कर दिया था कि जो प्रदेश का जो डीए है वो केंद्र के डीए के बराबर होगा। उस समय केंद्र का डीए 20% था तो कमलनाथ जी ने 20% कर दिया। जब केंद्र का डीए 31% हो गया तो शिवराज जी को ये 2 साल पहले करना चाहिए था। जब प्रदेश का और केंद्र का डीए बराबर चल रहा है तो शिवराज सिंह जी क्यों पिछड़ गए 2 साल?
और जब पुरानी पेंशन जो योजना थी, जो बीजेपी सरकार ने, अटल बिहारी सरकार ने बंद कर दी थी, राजस्थान सरकार ने शुरू कर दी है कि जो पुरानी पेंशन है वो लागू रहेगी। तो यदि कर्मचारियों को सही फायदा देना है तो आप पेंशन योजना जो पुरानी चल रही थी वो लागू कीजिए। और आप कह रहे हैं कि 60% पैसा किसानों के लिए जा रहा है, तो मुझे ये बताइए फिर इन्होंने कटौती कहां की है? क्या इन्होंने शिक्षा में कटौती की है, क्या स्वास्थ्य में की है, या सड़कों पर की है, इंफ्रा में की है? ये बताएं तो सही। ये भी इनका झूठ है, ये नहीं बताएंगे कि कटौती कहां की है। किसानों को यदि फायदा देना था तो जो खाद का कट्टा 400 का है वो 200 का करना चाहिए। जो डीजल है 4% टैक्स लगता था कांग्रेस के जमाने में, आपने 40% कर दिया। तो उस डीजल के टैक्स को कम कीजिए ना। जो बीज के दाम बढ़ गए उसके भी बीज के दाम को कम कीजिए ना। कृषि यंत्रों में 12%, 18% जो आपने टैक्स लगा दिए हैं उन टैक्स को कम कीजिए ना। और जो एमएसपी है, एमएसपी को डबल कीजिए ना। भाई किसानों की आय डबल करना चाह रहे हैं, एमएसपी आप डबल कर दीजिए, किसानों की आय डबल हो जाएगी। क्योंकि किसान जब अपना उत्पादन बेचता है और जब आम आदमी मुझे और आपको मिलता है तो वो 5 से 10 गुना महंगा मिलता है। तो यदि एमएसपी डबल कर दी जाए तो वो किसानों के लिए असल में उनका फायदा करना होगा। ये सब इनके जुमले हैं। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी छोड़ेगी वो जुमले छोड़ेगी। और आप देख लेना, अगला बजट फिर आएगा, फिर यही कहानी चलेगी। फायदा किसानों को कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं। अभी तिवारी जी ने कहा था हमने गरीबों को राशन बांटा। भाई 4 गुना गरीब कैसे बढ़ गए? प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है? कहते हैं 80 करोड़ देश में गरीब हो चुके हैं। जब 80 करोड़ बीपीएल रेखा के नीचे जा चुके हैं, आप समझ लीजिए लगभग 100 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। जिस 125 करोड़ में से जिस देश में आपने 100 करोड़ गरीब बना दिए, वो देश कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? जो देश, जो घर, जो परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा वो शक्तिशाली हो ही नहीं सकता, वो दुनिया के साथ चल ही नहीं सकता। आपने देश को, प्रदेश को, जिले को विकलांग बना दिया है आर्थिक रूप से। आम आदमी बहुत कमजोर हो चुका है। लोगों के चेहरे से नजर आता है कि ये लोग टूट चुके हैं, मरने की कगार पर है। केवल धर्म का जहर उनको दिया जा रहा है, धर्म उनके दिमाग पर चढ़ा दिया गया है। इस कारण हमारा देश पूरी दुनिया में पिछड़ता जा रहा है। जितने भी इंडेक्स है, आज हम 100 के पार चले गए। हम अड़ोसी पड़ोसी जो देश है हमारे छोटे छोटे, उनसे भी पिछड़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया में। हमें यदि सुधरना है तो ये जुमलेबाजी से दूर आना पड़ेगा। हमें अपनी सोच अच्छी रखना पड़ेगी, नियत अच्छी रखना पड़ेगी। और ये 2,80,000 करोड़ जो जनता का पैसा है, इसका सदुपयोग करना पड़ेगा। ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में खर्च नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में खर्च नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापनों में खर्च नहीं होना चाहिए। ये पैसा जो भी है 2,80,000 करोड़, इसका बड़ा अमाउंट भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। इसलिए प्रदेश नहीं सुधर रहा है और न जनता की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। चलिए, बहुत बड़ा गंभीर आपने आरोप लगाया। आप उठाइए इस तरह के मुद्दे, लेकिन मैं इसमें ये भी जिक्र करना चाहूंगा जी, आज का प्रमाण दूं मैं आपको। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ तो हम चर्चा कर सकते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर कोई, जैसे आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, कोई प्रमाण है तो बकायदा आप जाइए, उसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं। तमाम तरह की मीडिया में प्लेटफॉर्म है। भास्कर है आज का, है ये आज का दैनिक भास्कर है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 63,000 है और देश की 1 लाख है। कि आज का दैनिक भास्कर फ्रंट पेज की न्यूज है। प्रदेश हमारा गरीब क्यों है जी? देश की औसत ये चर्चा का विषय। मैंने कहा कि जैसे कि आपने बहुत सारा बड़ा आरोप लगाया था कि बहुत सारा पैसा बीजेपी के पास जाता है, अगर आपके पास इसके प्रमाण है तो। तानाशाही के कारण सब हार मान चुके हैं, कोर्ट मीडिया सब हार मान चुके हैं। राम पंडित जी आते हैं आपने जो प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया था उस पर भी हम चर्चा करेंगे जी। बिल्कुल, तानाशाही को बचाने का प्रयास हम और आप मिलकर थोड़ा सा कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, राम पंडित जी आते हैं। वो जो आपने अंकल लाल तिवारी जी ने आपकी तरफ पॉइंट करके कहे हैं जी, तिवारी जी का कहना ये है कि हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ाएंगे। जनता इतनी कमजोर हो जाए कि यदि उसको 2 वक्त का खाना मिल जाए तो उसी को विकास समझे। उनका कहना है कि हम बेरोजगारी बढ़ाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी तभी तो नौजवान मोदी मोदी करेंगे। यदि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा व्यवसाय मिल जाएगा तो अंधभक्त कैसे बनेंगे, कैसे व्यवसाय बनेगा? उनका कहना है कि हम जीत रहे हैं इसलिए कुलदीप सेंगर जैसे लोग पैदा करेंगे जो महिलाओं के साथ बलात्कार करें और उनके पिता की हत्या कर दें।
उनका कहना यही है कि हम राम रहीम जैसे लोग पैदा करेंगे जो जनता के टैक्स के पैसे से जिसको जेट प्लस सुरक्षा दी जाए, जो प्रधानमंत्री के बाद दी जाती है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाए। तो ये चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब है ये हर कुकर्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आजादी मिली है। विधानसभा लोकसभा में क्या होता है आप देख चुके हैं। लोकसभा में कृषि कानून अध्यादेश से लाया गया, लोकसभा में कोई चर्चा नहीं हुई, राज्यसभा में कोई चर्चा नहीं हुई, ध्वनि मत से दादागिरी से कानून पास कर दिया गया। किसान बैठे 15 नहीं शंकर लाल जी थोड़ा सा एक एक करके हम बातचीत कर लेते हैं। ये कितना झूठ बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था। बुजुर्ग थे, झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैंने सम्मान किया। 70 साल के बुजुर्ग झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उठाया जाता है और झूठ, क्योंकि ये बुजुर्ग है तो झूठ की ट्रेनिंग ये स्वयं देते हैं। सबूत झूठ इनको बोलने की आदत पड़ गई है और ये सफेद झूठ बोल बोलकर इनकी दाढ़ी भी सफेद हो चुकी है। इसलिए मेरा कर्म है और आप शांत रहे जी, अब झूठ ना बोले, आप प्लीज शांत रहे। आप कर रहे हैं रामपाटी जी मैं चाहूंगा इन आंकड़े के ऊपर भी आपने कुछ आप बातें रखें, क्योंकि जिस तरह से कल राज्य सरकार ने जो आंकड़े जो दिए थे कि 30 लाख बेरोजगार हैं, पिछले एक साल में 5.5 लाख बेरोजगार बढ़े हैं और जो प्रावधान किया गया है 13,000 टीचर्स की नियुक्ति का, इस पर आप अपनी बात रखिए। जनता के पैसे का हिसाब मांगना हमारा कर्तव्य है। जनता का पैसा कहाँ जा रहा है? आखिर ये 50 रुपए किसकी जेब में जा रहा है? डीजल के दाम डबल हो गए, पैसा किसकी जेब में जा रहा है? गैस के दाम 600 रुपए बढ़ गए, किसकी जेब में पैसा जा रहा है? आखिर पैसा जा रहा है तो पैसा 3 गुना हो गया है। हम मांग करते हैं, क्यों नहीं कालाधन वापस लाते हो? क्यों नहीं 15 लाख सबको देते हो? आपने कहा था ना 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे। आप यदि क्यों नहीं कालाधन लाते हो? प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड गए थे, क्यों नहीं बात की? आप आत्मनिर्भर की बात करते हो, दोगली नीति करते हो। FDI 100% क्यों किया? यदि आपको बनाना है आप गौ माता की बात करते हो तो गौ माताएं क्यों कट रही है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसा कौन सा शहर जहाँ गौ माता की हत्या नहीं की जा रही हो? बीफ का उत्पादन डबल क्यों हो गया? आज बीफ का चले शंकरलाल जी मुझे लगता है 1-2 आप लोग अच्छी खासी हो गई अभी, लेकिन समय थोड़ा कम है इसलिए हम कुछ एक करके चर्चा कर लेते हैं। जी राम पांडे जी अपनी बात रखिए आप। जी राम पांडे जी अपनी बात रखिए। शोभा नहीं देता, आप बुढ़ापे में झूठ बोलते हो। जी राम पांडे जी व्यक्तिगत ना जाए, अपनी बात हम रखते हैं। ये चैनल की बदनामी होगी, अच्छा नहीं लगेगा। आप शांत रहिए जी। शंकरलाल जी समय कम है तो थोड़ा सा हम एक एक करके हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो कुछ 1-2 मुद्दे और हैं उस पर हमको चर्चा करना है। खत्म नहीं हो जाती जी। आर्थिक स्थिति थोड़ा सा मैं आपसे विनती करता हूं कि थोड़ा शांत हो जाए, बस राम पांडे जी को हम थोड़ा समय देते हैं। हाँ राम पांडे जी अपनी बात करिए, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा था, उसमें आप अपनी बात कर दी। जो आंकड़े पेश किए हैं राज्य सरकार ने, उस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि ये आंकड़े कम है, इससे ज्यादा भी होंगे? देखिए आंकड़े 18 साल से पेश हो रहे हैं, आंकड़ों का परिणाम नहीं आ रहा है ना। ये 13,000 की बात कर रहे हैं। शिवराज जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि 1 लाख रुपए हर महीने देंगे, ये तुरंत ही विधानसभा में झूठ बोल दिया। बोले 1 लाख से सीधे 13,000 रुपए साल पे आ गए। 1 लाख रोजगार देने का मतलब होता है 12 लाख रोजगार देंगे। यदि मोदी जी के मोदी ने कहा 2 करोड़ चलिए थोड़ा हम स्वास्थ्य पर भी बात कर लेते हैं। जी थोड़ा हम स्वास्थ्य पर भी बात कर लेते हैं। जी राम पांडे जी, शंकरलाल जी, थोड़ा हम स्वास्थ्य पर बात कर लेते हैं। रमेश शर्मा जी से पूछना चाहूंगा। रमेश शर्मा जी, इस बजट में स्वास्थ्य को लेकर आपको क्या लगता है, वो कौन कौन सी जो प्रावधान है जो मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य को लेकर जो स्थितियां वो और ज्यादा बेहतर होंगी? हालांकि जो MBBS की जो सीटें हैं वो 2035 से बढ़ाकर उसको 3,250 कर दी गई है। इससे
जैसे सीटें बढ़ेंगी तो डॉक्टर्स बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कुछ फर्क तो पड़ेगा। और क्या कुछ आपको दिखे प्रावधान जो स्वास्थ्य की दृष्टि को लेकर मध्य प्रदेश में ज्यादा और बेहतर हो सकता है? क्योंकि अभी कोरोना काल में हमने देखा किस तरह से स्थितियां खराब हुई थी, और आगे कभी कोई ऐसी गंभीर महामारी ना आए जिसकी वजह से अब सरकार को पहले से तैयार होना चाहिए तो रहा है। उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, तिवारी जी सही कह रहे हैं। तो विधानसभा लोकसभा में भाजपा ने झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा तो ये अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगाए जा रहे हैं? और दूसरा, अस्पतालों के लिए या मेडिकल कॉलेज के लिए मैं बेसिक बात करूंगा। मेडिकल कॉलेज खोलने का खर्चा कम से कम 100 करोड़ आता है और एडमिशन होता है 100 विद्यार्थियों का, तो मालिक को नुकसान होता है, इसलिए वो 2 नंबर में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ फीस लेता है। तो जो मेडिकल कॉलेज खोलने की जो परमिशन है उसके नियम शिथिल करना चाहिए। उसमें 25-50 एकड़ जमीन लगती है, कम एकड़ जमीन लगे, कम पैसा लगे, ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले और ज्यादा इंटेक रहे, तब ये मेडिकल कॉलेज जो हमारे बच्चे यूक्रेन पढ़ने जा रहे हैं, रसिया पढ़ने जा रहे हैं, वो वहां पढ़ने नहीं जाएंगे, तो हमारे बच्चे हमारे देश में पढ़ेंगे। तो मेडिकल कॉलेज खोलने की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, वो गलत है, वो बहुत टफ है, उनमें सुधार होना जरूरी है। राम पांडे जी, जो मुझे लगता है कि विपक्ष जो विपक्ष सजेशन देता है अगर उसमें कोई बेहतर है तो सर